गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिजन नंबर, कॉलिजन फ्रीक्वेंसीज, कॉलिजन डायमीटर्स, मीन फ्री पाथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉन डेर वाल्स इक्वेशन एंड फिफ्थ हम पढ़ने वाले हैं दाब संशोधन। मतलब वॉन डेर वाल इक्वेशन के अंदर ही है ये आपका दाब संशोधन, है ना। तो आप लोग पढ़ने वाले हैं ये सब। देखो अब क्या हो रहा है हमारे पास, हम सबसे पहले बोल रहे हैं टक्कर संख्या किसे कहते हैं और टक्कर आवृत्ति क्या होती है ना। तो जो हमारा है देखो क्या है, प्रति सेकंड में अणु द्वारा दूसरे अणु पर मारी गई टक्करों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉलिजन संख्या हम उसको बोल देते हैं, कॉलिजन नंबर हम उसको बोल देते हैं, है ना। उसके बाद क्या है कि अगर आप एक काम करो, आप सेंटीमीटर क्यूब की, 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा है ये, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अगर आप बोलो, इंग्लिश में लिखा हुआ है सही, सेंटीमीटर क्यूब के बारे में अगर बात करो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस में उपस्थित अणुओं की प्रति सेकंड जो टक्करों होती है उनकी संख्या को हम क्या बोल देते हैं कि ना, उसको हम बोल देते हैं कॉलिजन आवृत्ति, हम उसको बोल देते हैं, है ना। अब देखना इसके बाद क्या हो रहा है कि माना हमने एक काम कर रहे हैं हम कि कोई गैस है जिसको हमने कंसिडर किया है और उस गैस का जो एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, जिसमें कैपिटल एन अगर अणु उपस्थित है ना, कैपिटल एन अणु मतलब उपस्थित है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्रति सेकंड टक्करों की संख्या हमारे लिए क्या हो जाएगी, है ना। प्रति सेकंड टक्कर की संख्या मतलब जितने अणु हैं उनके लिए प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को हम जेड डैश से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो जेड डैश हमारे पास बराबर हो जाएगा √2। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कंसीडर कर रहे हो एक ना अणुओं के बारे में बात कर रहे हो, आप प्रति सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब में जितने ज़्यादा टक्कर हो रही है आप उनके बारे में बात कर रहे हो। तो कितनी टक्कर होगी, तो ध्यान रखना Z² आपके पास बराबर आपको मिलेगा आपको जेड डैश जो होगा वो आपके पास किसके बराबर मिल जाएगा, √2 बार पाई सिग्मा स्क्वायर एन के आपको बराबर मिल जाएगा। जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ अणुओं की संख्या है, मतलब अणु जितने उपस्थित हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अणुओं की संख्या है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि सी जो है हमारे पास, सी बार जो है वो हमारे पास है औसत वेग। देखिए मैं आपको बता रही थी संघट्य के बारे में बता रही थी, मतलब टक्कर संख्या के बारे में बता रही थी। तो कुछ भी नहीं है, प्रति सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने टक्कर होने वाली है उनको हम क्या बोल देंगे, टक्कर संख्या बोल देंगे, है ना। उनको हम टक्कर आवृत्ति बोल देंगे। तो देखो क्या हो रहा है कि माना कि हमारे पास जो हमारी जो अणु है वो टक्कर कर रहे हैं, है ना। तो टक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक अणु के लिए टक्कर की संख्या जेड डैश आपके पास बराबर मिल जाएगा √2 बार पाई सिग्मा स्क्वायर एन के बराबर मिल जाएगा। यहाँ पर जो सी बार है वो आपका क्या है, औसत वेग है ना, एवरेज वेलोसिटी है। उसके बाद बात करते हैं सिग्मा जो है वो संघट्य व्यास है, मतलब ये कि जब अणु टक्कर कर रहे हैं, है ना, जब ये अणु एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो इनका जो मतलब ये जो एरिया रहता है ये इनका संघट्य व्यास है, जो कि इसका बाहर लेके जाओगे तो ये इस तरीके से फैला हुआ मिलता है ना। आप देखोगे तो ये इस तरीके से आपको मिलता है। ये सेंटर मान लूँ मैं इसे और गोला खींचूँ तो ये है, तो ये इसका ये इतनी डिस्टेंस या फिर इतनी डिस्टेंस ये क्या है, इसका संघट्य व्यास कहलाती है ना। उसके बाद बात करते हैं एन क्या है आपके पास, 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित जितने भी अणु हैं उनकी संख्या को हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, देखो 2 अणु आपस में टक्कर कर रहे हैं तो उन दोनों अणुओं के लिए संघट्य टक्करों की संख्या क्या होगी, वो जेड होगी। 2 अणु कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक ही अणु के बारे में बोला कि उसके लिए टक्कर संख्या क्या है, मतलब ये कि एक अणु कितनी टक्कर करेगा ये तो वो है ना। लेकिन आपस में 2 अणु टक्कर करते हैं ना, कोई एक तो करता नहीं है, तो दूसरा दोनों का मिलाकर अगर आप टक्कर संख्या लिखोगे तो कितनी मिलेगी, जेड आपको बराबर मिलेगा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन स्क्वायर के आपको बराबर मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, आप संघट्य आवृत्ति चाहते हो, टक्कर आवृत्ति चाहते हो। मैंने आपको बोला प्रति सेकंड क्यूब के अंदर टक्करों की जो संख्या है उसको बोलते हैं। अब देखो 2 अणु टक्कर कर रहे हैं, है ना, ये तो इंडिविजुअल्स का था तो हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि जितने भी अणु पहले थे, मतलब माना कि भाई 100 अणु टक्कर कर रहे हैं, है ना, 100 अणु अगर एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं तो 2 अणु तो कम से कम मिनिमम 2 अणु एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो ये पहले वाले का आधा हो जाएगी ना, टक्करों की टक्कर तो हमारे पास पहले वालों की आधी हो जाएगी। तो टक्कर आवृत्ति कितनी बार वो टक्कर कर रहे हैं, वो हमारे पास टक्कर आवृत्ति जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो मैंने Z/2 कर दिया, Z/2 करने पर क्या हो जाएगा, 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 × √2, नीचे √2 बच जाएगा
पाई सिग्मा बार सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर मेरे पास बच गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो सी बार क्या है हमारे पास, सी बार हमारे पास संघट्य वेग है, औसत वेग है। औसत वेग मतलब एवरेज वेलोसिटी। मैं आपको जो प्रीवियस मैंने आपको जो मैक्सवेल पढ़ाया था तब मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी पूरी बताई थी क्या होती है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो एवरेज वेलोसिटी का फाइनल रिजल्टेंट हमारे पास मिला था, सी बार हमें बराबर मिल गया था √8RT/πm के बराबर मिल गया था, है ना। तो इस सी के मान को मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ, जब मैं इसको उठा के यहाँ रख दूंगी तो मुझे रिजल्टेंट ये मिलेगा, है ना। ये मेरे पास क्या होगी, संघट्य आवृत्ति मेरे पास हो गई, है ना। अब इस संघट्य आवृत्ति को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, है ना, तो मैं सॉल्व करने पे क्या करूँगी, देखना π/√2 × 4 × 2 हो जाएगा, है ना, RT/πm मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो ऐसे कैसे चलता ही आएगा, इसके अंदर से 4 का रूट अगर करते हैं तो 4 का √2 होता है तो 2 आगे आ जाएगा, इस √2 से ये √2 कट जाएगा, तो मेरे को क्या मिल गया, 2 सिग्मा स्क्वायर का तो सिग्मा स्क्वायर, एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, रूट पाई देखो इस पाई से ये वाला रूट में पाई है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो √π से एक पाई कट गया तो ऊपर √π बच गया, तो √πRT/m हमको मिल गया। तो ये किसके बारे में बात की है, किस बारे में बात कर रहा है, जब दो अणु क्या हो, समान आकार के हो। जब दो समान आकार के अणु टकराते हैं तो संघट्य आवृत्ति हमको क्या मिलेगी, ये मिलेगी, ZC हमें मिलेगा 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर √πRT/m के बराबर मिलेगा। लेकिन ये कि अगर दो, देखो जरूरी तो नहीं है दो समान आकार के ही हो सकता है कि एक छोटा हो और एक बड़ा आकार का हो। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो हमारी जो संघट्य व्यास है, मतलब सिग्मा स्क्वायर है, वो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों के व्यास से मिलकर बनने वाला हो जाएगा ना। तो क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए माना कि भाई सिग्मा ए है, ये सिग्मा ए है और ये सिग्मा बी है, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा वो। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी का होल स्क्वायर, बाकी चीज़ें वैसे के बाकी चीज़ें √πRT/2μ NaNb, दो अणुओं के बारे में बात चल रही है, तो इसके बराबर हमको संघट्य आवृत्ति मिल जाएगी। ये तो हो गई आपकी संघट्य आवृत्ति। उसके बाद हम बात करते हैं कि आणविक व्यास या फिर संघट्य व्यास क्या कहलाता है, कॉलिजन डायमीटर क्या कहलाता है। देखो क्या है, दो अणुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी जब वे निकटतम संभवतः दूरी पर होते हैं, आवृत्ति संघट्य आवृत्ति कहलाती है ना। देखो अब ये जो सिग्मा है ना, ये हमारे किसी भी अणु का वास्तविक व्यास नहीं है, एक्चुअल व्यास नहीं है ये इनका, बस ये बता रहा है कि जब दो अणु एक दूसरे के टकराए हैं, है ना, तो ओवरलैप तो करेंगे नहीं, है ना, उनके मतलब और टकराए हैं तो मतलब इसके बाद क्या हो रहा है, देखो कि वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, है ना, और न्यूनतम उतनी दूरी तक आ पाएंगे वो एक दूसरे के पास जब तक कि उनके बीच में क्या हो जाए, प्रतिकर्षण फोर्स जो है वो क्या होने लग जाए, प्रतिकर्षण फोर्स ज़्यादा नहीं हो जाए, तब तक वो एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, तब तक ही आएंगे। तो वो डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जब तक कि वो एक दूसरे के पास आ पाते हैं, है ना, और उनके बीच में रिपल्शन भी नहीं होता है, और उनके केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है, तब उस कंडीशन में जब उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है और वो एक दूसरे के पास भी आ चुके हैं, उस समय में जो उनकी जो मतलब दो केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सिग्मा, जिसे कि आणविक या संघट्य व्यास कहते हैं, है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि और आणविक व्यास जो है वो गैसों का वास्तविक व्यास नहीं होता है, ध्यान रखने की चीज़ ये है कि वो उनका वास्तविक व्यास नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं औसत मुक्त पथ के बारे में हम बात करते हैं, है ना। देखो औसत मुक्त पथ क्या होता है कि देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले λ1 है, मतलब ये अणु गया और दूसरे इस λ1 के पास में जो अणु है उससे टकरा गया, है ना। फिर हम बात करते हैं कि फिर λ2 दिख रहा है, ये λ2 मतलब तीसरी बार टकराया, दूसरी बार टकराया, फिर तीसरी बार टकराया, फिर चौथी बार टकराया, फिर पांचवी बार टकराया और 6-7 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने टक्कर की, तो देखो इस टक्कर के मध्य में इन्हें क्या लगा होगा, कोई ना कोई समय लगा होगा, है ना, कोई ना कोई टाइम लगा होगा, या फिर कोई ना कोई इन्होंने डिस्टेंस तय की होगी। देखो एक बार क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, माना कि एक कंटेनर हमने लिया है ना, कंटेनर लिया है, एक अणु है, बहुत सारे अणु हैं वैसे तो, एक अणु है वो गया और वो दूसरे अणु से टकराया, ठीक है, फिर ये जाके किसी और से टकराया, फिर ये जाके किसी और से, फिर ये जाके इस तरीके से ये टकराता गया, है ना। तो क्या हो रहा है, देखो ये जब यहाँ से लेके
यहाँ से लेके ये टकराया इससे, है ना, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की, है ना। उसके बाद ये यहाँ से लेके दूसरे अणु से टकराया, फिर डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर कुछ दूरी तय की, फिर यहाँ से यहाँ गया कुछ दूरी, फिर यहाँ से भी, और औसतन इसने क्या किया, टक्करों के मध्य में क्या किया, कोई ना कोई दूरी तय की, है ना। तो वो दूरी के बारे में ही, उसी को हम बोलते हैं फ्री पाथ बोलते हैं, उसी को हम मुक्त पथ बोलते हैं, है ना। तो किसी अणु द्वारा दो टक्करों के मध्य तय की गई जो दूरी होती है वो मुक्त पथ कहलाती है ना। अब मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि बहुत सारी टक्कर हो रही है ना, तो आप क्या कहोगे, उसके लिए आपको सारी की सारी दूरी की कैलकुलेशन करनी है, तो आप क्या करोगे। तो इन्होंने यही बोला कि इस टाइम पे इन्होंने क्या किया कि हम किन्हीं दो टक्करों के मध्यांतर में गैस या अणु द्वारा तय की गई औसत दूरी को उस गैस का औसत मुक्त पथ कहते हैं। मतलब हमने क्या किया, इन सारे डिस्टेंस का क्या कर लिया, आपने एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकाल लेंगे हम इन सारे डिस्टेंस का, तो एवरेज निकालने पे हमें क्या मिल जाएगा कि इसने कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है ना। उस औसत को, इन डिस्टेंस का जो हमने औसत निकाला है, मतलब जितनी बार टक्कर हुई है उससे भाग दे देते हैं, तो ये जो हमें मिलता है वो कहलाता है मीन फ्री पाथ कहलाता है ना। देखते हैं एक बार, देखो हमारे पास मीन फ्री पाथ क्या है। देखो हमने क्या किया, ये है हमारा कण जो कि 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी 8 टक्करें कर रहा है ना। अब ये टक्कर कर रहा है तो देखो ये कितनी भी टक्कर कर सकता है, तो हम इनका मीन फ्री पाथ अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेमडा औसत निकाल लेंगे, और ये क्या करेंगे, हम इन सब की डिस्टेंस को जोड़ देंगे, अपन कितनी बार टक्कर हुई है उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वही किया मैंने, इन सबको जोड़ दिया, अपन में n कर दिया। n क्या है, टक्करों की संख्या है कि कितनी बार टक्कर हुई है ना। उसके बाद देखो क्या रहता है, जब हम बात कर रहे हैं इसकी मीन फ्री पाथ के बारे में, दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या रहती है, ये औसत वेग जो हमारे पास है उसमें हम औसत टक्करों की संख्या का भाग दे देते हैं। औसत वेग में हम औसत टक्करों की संख्या का भाग दे देते हैं। एक और फॉर्मूला ये है कि लेमडा हमारे पास किसके बराबर होता है, c बार अपन जेड डैश के बराबर होता है। तो सी डैश ये रहा, सी बार ये रहा, जेड डैश का मान हमको पता है √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन सी बार के बराबर होता है, और फिर उसके बाद एन सी बार के बराबर है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस सी बार से ये सी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद हम जानते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी रहता है। माना कि हमने यहाँ आयतन को मान लिया है, गैस के आयतन को 1 मान लिया है, तो v की जगह मैंने ओनली 1 लिख दिया, n को मैं n बाई एवोगाड्रो से डिवाइड करके लिख सकती हूँ, n बाय एन नॉट लिख दिया, RT का RT आ गया। फिर क्या होता है, देखो जब आप है ना क्या करते हो, जब R बाय, अब यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, n हमारे पास बराबर हो जाएगा P एन नॉट अपॉन RT के बराबर हो जाएगा। और दूसरा ये कि हम जानते हैं कि बोल्ट्जमान जो स्थिरांक होता है, बोल्ट्जमान स्थिरांक K जो रहता है, वो जो रहता है हमारे पास, वो गैस कॉन्स्टेंट R बाय एन के बराबर होता है ना। R बाय एन नॉट बोल लो या R बाय एन बोल लो, R बाय एन नॉट के बराबर होता है ना। तो मैं इसकी जगह R बाय एन नॉट की जगह मैं K लिख सकती हूँ, K लिख सकती हूँ मैंने, तो P अपॉन KT मुझे मिल गया। तो यहाँ पर जो हमारा N है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, P अपॉन KT मैंने लिख दिया। तो KT अपॉन रूट पाई सिग्मा स्क्वायर P हमें क्या मिल गया, रूट मीन स्क्वायर की जो हम रूट मीन पाथ की जो बात कर रहे थे, वो रूट मीन पाथ हमको मिल चुका है ना। अब हम आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका। अब हम आगे बात करते हैं वॉन डेर वाल्स समीकरण के बारे में। देखो आप लोगों को मैंने गैस समीकरण बताई थी कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आदर्श गैस समीकरण हमारे पास होती है PV इक्वल्स टू एन RT होती है ना। तो देखो अब क्या रहता है हमारे पास, अगर PV इक्वल्स टू हमारी आदर्श गैस समीकरण है, और मैंने तब आपको बताया था कि सारी गैसेज आदर्श गैसेज क्या है, नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ गैसें ऐसी होती है कि उनके मध्य में क्या रहता है, उनके मध्य में कोई ना कोई मतलब आकर्षण बल रहता है, जिसकी वजह से, अगर आपको याद हो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जब मैंने आपको बताई थी गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि जो आदर्श गैसें हैं उनके मध्य में क्या है, आकर्षण बल कार्य नहीं करता है ना, उनके मध्य में आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। और दूसरा ये बताया था मैंने कि जो गैस का, आदर्श गैसों का जो मतलब आयतन है, वो हमने क्या माना है, लगभग नगण्य माना है ना। लगभग हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया है। याद हो तो आप लोगों को, नहीं याद हो तो पढ़ लेना दोबारा। तो क्या है, अब क्या मैंने आपको फिर ये भी कहा था कि कोई सी भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। हमेशा गैसेज जो है वो आदर्श गैस नहीं होती है, उनके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल्स रहते हैं, है ना। तो पहली चीज़ तो ये आई कि जो गैस का आयतन है ना, वो हमारे पास जो हमको बताया गया है कि वो 0 है, गैस का आयतन 0 नहीं होता है ना। तो जब आप गैस के आयतन की बात कर रहे हो, मतलब गैस के अणुओं का आयतन जो बोला था, हमने बोला था गैस के अणुओं का आयतन 0 होता है कंपैरिजन टू एक्सपेंडेड, मतलब बीकर में फैले हुए के, है ना। तो देखो हमने ये कहा था कि PV इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहता है, NRT रहता है।
ठीक है। अब हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। संशोधन क्या कर रहे हैं देखना, एक बात ध्यान रखना, हमने बोला कि इस कंटेनर का आयतन है V और ये वाला ही V हमने यहाँ यूज में लिया था, ठीक है ना, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। ये अणु जो है ना, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो हमने उधर कहा था जब आपको पढ़ाया था आदर्श गैस, सब कहा था कि ये ऑक्यूपाई नहीं करते, है ना। तो ये इनका भी खुद का कुछ आयतन होगा इन अणुओं का, है ना। तो इन अणुओं का आयतन इन्होंने कितना बोला है, NB आयतन इन्होंने बोला कि भाई ये जो गैस होती है, मतलब ये क्या रहता है कि ना इसको बोलते हैं ये आयतन ऐसा रहता है कि ये कंटेनर में कुछ ना कुछ ना स्थान अपना गति करते रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये वो आयतन था जहाँ पर अणुओं को घूमने की आज़ादी मिल रही थी। तो अब देखो ये घूमने की आज़ादी वाला आयतन V था, लेकिन चूंकि NB जो है वो एरिया इन अणुओं के द्वारा कवर हो रहा है, ये NB एरिया इन अणुओं के द्वारा कवर हो रहा है ना। तो इसका मतलब अब इनको घूमने के लिए, विचरण करने के लिए कितने आयतन की कमी आ जाएगी, NB आयतन की कमी आ जाएगी। और इस NB आयतन को, क्योंकि ये अवरोध पैदा कर रहा है ना, इनके घूमने में अवरोध पैदा कर रहा है, तो इसीलिए इस आयतन को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर अवरोधी आयतन हम इसको बोल देते हैं, है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है ना। तो हमारे पास गैस को विचरण करने के लिए कितना आयतन रह जाएगा हमारे पास, नया आयतन हमारे पास हो जाएगा VI, जो कि हमारे पास किसके बराबर होगा, इस V में से इस NB को मैं क्या कर दूं, घटा दूं, तो मेरे को ये वाला आयतन मेरे को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो हमको क्या करना है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई देखो यहाँ पढ़ लेते हैं, एक बार PPT में देख लेते हैं कि वास्तविक गैसों के लिए अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता है और वे कुछ स्थान घेरते हैं, अतः उनके विचरण के लिए स्वतंत्र स्थान V न होकर कुछ कम होता है। यह कम होने वाला आयतन अणुओं के वास्तविक आयतन से संबंधित है और यह अवरोधी आयतन एक्सक्लूडेड आयतन कहलाता है। अवरोधी आयतन के वास्तविक गैसों का लगभग 4 गुना होता है। 1 मोल के लिए अवरोधी आयतन के आयतन होगा हमारे पास NB होता है, अतः गैस के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन अब हमारे पास कितना रह जाएगा, V माइनस NB हमारे पास रह जाता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अवरोधी आयतन की कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अवरोधी आयतन की गणना कैसे की जाती है ना। तो इसकी कैलकुलेशन देखना एक बार। देखो अब हम पढ़ रहे हैं, ये क्या बता रही थी मैं आपको, देखो अब क्या हो रहा है, देखो 2 अणु टकरा रहे हैं ना, 2 अणु जब टकरा रहे हैं तो देखो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इतना ही एरिया है जो कि हमारे पास अवरोधित रहेगा, नहीं। देखो क्या हो रहा है कि इसका खुद का एक व्यास है ना, तो देखो ये अणु इतना एरिया और साथ में कवर करते हुआ चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इनका व्यास है, इनके मध्य की जो डिस्टेंस है ये ना, इसके अकॉर्डिंग ये एक और मतलब ये सेंटर, हमने कॉलिजन व्यास क्या बोला था, इसके बीच की और इसके बीच की दूरी को बोला था ना। तो ये क्या करेगा, देखो ये σ/2 ये हो गया, σ/2 ये हो गया, और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो ये सिग्मा ये यूं जाएगा और ये सिग्मा एरिया, मतलब यहाँ पर भी अणु नहीं आ पाएगा, यहाँ पर भी अणु विचरण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इस व्यास के एरिया में आ रहा है, तो ये भी अवरोधित आयतन क्रिएट करेगा, है ना। तो प्रति अणु, हर अणु के लिए अवरोधित आयतन कितना हो जाएगा, प्रति अणु युग्म मतलब 2 अणुओं के लिए अवरोधित आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 πr, पाई सिग्मा क्यूब के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर पर अणु बोलूँ, हर एक अणु, ये तो 2 अणु के लिए, युग्म के लिए था, 2 के लिए था, अब 1 के लिए बोलूँ तो 1/2 से इसको डिवाइड कर दो, मुझे ये मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा, मुझे इसको सॉल्व करने पर ये चीज़ मिल जाएगी। अब अणु का वास्तविक आयतन, वास्तविकता में वो कितना घेर रहा है, वो कितना है 4/3 पाई, 4/3 देखो इसकी त्रिज्या, अणु का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³। आर कितना है यहाँ पे σ/2, तो σ/2 को मैं यहाँ लिख दूंगी, है ना। तो σ/2 आर की जगह लिखा है, तो 4/3 पाई σ/2³ मुझे मिल गया। सॉल्व करने पे मुझे मिल गया, ये चीज़ मुझे मिल गई, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर मुझे ये चीज़ मिल गई। एक सेकंड रुकना, मैंने बिल्कुल सही है, 4/3 πr³ से मुझे ये चीज़ मिल गई, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 करके ये मिल गया और फिर ऊपर 4 मिल गया और ये चीज़ मुझे मिल गई, है ना। उसके बाद देखो क्या किया है हम लोगों ने, देखो उसके बाद देखो ये 8 हो गया मेरे पास, 8 हो गया, ये तो 8 और ये आगे मिल गया 3, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 4 दूनी 8 हो गया इंटू 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और बच गया 4, और ये 4 और 6 मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। तो ये चीज़ें मुझे मिल गई। अब देखो ये वास्तविक आयतन है और वो अवरोधित आयतन है, तो क्या करूँगी मैं, वास्तविक आयतन में अवरोधित आयतन का क्या कर दिया, भाग दे दिया। जब मैं इनका भाग दूंगी, इस वाले में मैं इस वाली टर्म का भाग दूंगी तो मुझे 1/6 मिल जाएगा। अब मुझे क्या मिल रहा है, देखो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास कि हमारा जो
हमारा जो अवरोधित आयतन है ना, हमारा अवरोधित आयतन हमको कितना मिल रहा है, हमारा अवरोधित आयतन हमको मिल रहा है यहाँ पर प्रति अणु अवरोधित आयतन आपको कितना मिल रहा है, 4 इंटू वास्तविक आयतन, है ना। अभी यहाँ पे मैंने वास्तविक आयतन लिखा था, याद हो तो मैं क्या करूँगी, देखो अवोगाद्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी इंटू वास्तविक आयतन, ठीक है ना। वास्तविक आयतन मैंने लिखा था 4 इंटू एन नॉट इक्वल्स में मुझे मिला था 1/4 4/6 पाई सिग्मा क्यूब मुझे मिल गया था, है ना। ये चीज़ मुझे मिल गई थी। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, या फिर मैं नहीं भी करूँ तो मुझे ये वाली फाइनल इक्वेशन हमको मिल जाएगी, है ना। और अगर मैं इन चीज़ों को मतलब जो भी अवरोधित आयतन हमको मिला था फाइनल इक्वेशन में लिख देती हूँ। फाइनल इक्वेशन जब मैं उस अवरोधित आयतन का मान यहाँ पर रखूँगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये रहा आप लोगों का क्या मिल गया, ये आप लोगों का आपका अवरोधित आयतन मिल गया है। ये आपने अवरोधित आयतन की कैलकुलेशन कर ली, है ना। उसके बाद देखो ये बी का मान आपको मिला है, जो एन बी था हमारी टर्म में, ये अवरोधित आयतन कौन सा एरिया है, बी है। और चूंकि ये एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए था बी का मान, इसीलिए हमने एन बी लिया है वहाँ पर, है ना। तो ये अब नया आयतन हमको ये मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि दाब संशोधन के बारे में बात करते हैं। देखो क्या है, हमने ये कहा था कि जो दाब है ना वो हमारे पास क्या रहता है कि जो हमारा जो दाब है वो क्या हमारी जो गैसेज हैं उनमें किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है। और चूंकि गैसेज के मध्य में कोई भी प्रकार का अवशोषण मतलब अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है, इसका मतलब ये हो गया कि उनके मध्य में अगर कोई भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं है तो वो किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में क्या है कि गैस जो होती है ना वो आकर्षण महसूस करती है। और कहाँ से महसूस करती है वो आकर्षण, जो आपस में भी उनमें मध्य में आकर्षण होता है। और कंटेनर की जो दीवारें हैं ना, देखो बी मॉलिक्यूल यहाँ दिख रहा होगा, कंटेनर की दीवारों से भी क्या रहता है, वो आकर्षण फील करती है। इसका मतलब जो गैस का दाब है, गैस का दाब जो P बोला था वो आदर्श गैस के अपेक्षित दाब जो कि PI था उससे हमको थोड़ा कम मिल जाता है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स दीवारों से आकर्षित हो गए, है ना। तो इसका मतलब वो ऊपर की तरफ जो दाब लगा रहे हैं वो थोड़ा कम लगाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, जो हमें ओरिजिनली जो दाब मिलने वाला है वो हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है। कितना कम मिलता है, तो वो हमें स्मॉल p अगर हम घटा दें तो हमें वो उतना कम हमको मिल जाता है ना। तो PI से आपको थोड़ा सा जो दाब है वो आपको PI से थोड़ा सा कम मिलता है। तो देखो क्या मिलेगा आपको, दाब संशोधन की बात करें तो P आपको मिलेगा, जो नया P है वो आपको कितना मिलेगा, PI माइनस, क्योंकि और P के आपको बराबर मिल जाएगा, स्मॉल p है ये, है ना, ये स्मॉल p है, मैंने स्मॉल p लिखा है, ये है ना, ये स्मॉल p के आपको बराबर मिल जाएगा। PI का मान मैं कितना लिख सकती हूँ, कैपिटल P प्लस स्मॉल p हमको मिल जाएगा, है ना। ये आपका दाब संशोधन हो गया। क्यों हो गया दाब संशोधन, देखो क्या हो रहा है, ये अणु है, ये कंटेनर की दीवारों से क्या कर रहे हैं, आकर्षण महसूस कर रहे हैं। चूंकि ये आकर्षण महसूस कर रहे हैं तो ये पूरा के पूरा यहाँ अपना दाब नहीं लगा पाएंगे ना, इसीलिए जो दाब है वो पहले तो हमारा दाब था PI था, लेकिन अब नया दाब जो है वो चेंज हो गया है। नया दाब क्या हो जाएगा, इस वाले में से हम थोड़ा सा PI में से थोड़ा सा घटा दें क्योंकि थोड़ा सा कम होगा ये कंपैरिजन में। तो ये हो गया हमारे पास हमारा दाब का संशोधन, है ना। उसके बाद क्या रह रहा है कि ना उसके बाद क्या रहता है कि दीवारों से टकराने वाले, मतलब दीवारों से जितने भी अणु टकरा रहे हैं उनके प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या जो रहती है वो टक्करों के समानुपाती होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, जितने अणुओं की संख्या होगी उतनी ही तो टक्कर होगी। तो इसीलिए जितनी अणुओं की संख्या उतनी ही टक्कर होगी। तो अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, हमारे पास अणुओं का गैस का घनत्व की डेंसिटी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मतलब जितने ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी हमारे पास उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या रहेगा, हमारा उतना ही ज़्यादा हमारे को मतलब फोर्स मिलेगा, हमें उतना ही ज़्यादा हमें दाब मिलने वाला है। तो हम उसके बारे में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या रहता है हमारे पास। तो मैंने आप लोगों को बोला कि क्या होता है हमारे पास, दाब संशोधन होता है। जो एक्चुअल तो दाब हम फील करते हैं वो थोड़ा सा कम होता है ना। तो हम दाब संशोधन के बारे में बात करें, थोड़ा सा कम होता है, तो हम उसमें क्या करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो वो कितना कम होता है, तो देखो कितना कम होगा, जितने ज़्यादा अणु होंगे, है ना, जितने ज़्यादा अणु होंगे उनके मध्य में उतना आकर्षण बल होगा, है ना। इसका मतलब ये
अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, गैस का घनत्व हो जाएगी, है ना। तो जितने ज़्यादा अणुओं की संख्या है उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल पी का मान हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारे को उतना कम फील करेगी गैस उतना कम दाब ऊपर लगाएगी। तो उस स्मॉल पी जितने घनत्व के समानुपाती हो गया, क्योंकि जितने ज़्यादा अणु होंगे, देखो ध्यान रखो, जितने ज़्यादा अणु होंगे उनके मध्य में उतना आकर्षण होगा, और उतना आकर्षण होने की वजह से दाब में उतनी ही कमी हो जाएगी। तो वो कमी कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। तो वो कमी हमारे पास क्या हो जाएगी, गैस की जो डेंसिटी है, गैस का जो घनत्व है उसके समानुपाती हो जाएगी। तो स्मॉल पी डी स्क्वायर के समानुपाती हो गया। घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान अपन आयतन होता है। तो द्रव्यमान माना कि नंबर ऑफ एन मोल्स है ना, द्रव्यमान एक मान लिया उसका कुछ भी, तो एन बाय वी हो जाएगा और स्क्वायर के बराबर हो गया। इस समानुपाती के चिन्ह को मैं हटाऊंगी तो मुझे ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर मिल जाएगा, स्मॉल पी का मान। अभी मैंने दाब संशोधन जब आपको बताया था तो मैंने आपको कहा था कि पी आई जो होता है वो कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी के आपको बराबर मिला था, याद हो तो ये बताया था। तो इस स्मॉल पी की जगह मैं ये वाली वैल्यू क्या कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ। तो मुझे पी आई मुझे बराबर मिल जाएगा कैपिटल P प्लस ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं, पी आई वी आई इक्वल्स टू एन आर टी होती है। आइडियल कंडीशंस ली है इसलिए यहाँ आई लगाया है ना। अब इस पी आई की जगह मैंने ये वाला मान रख दिया, ठीक है। दाब संशोधन लिख दिया मैंने। अब आयतन संशोधन क्या था, वी आई हमारे पास था वी माइनस एन बी के बराबर था, तो वो लिख दिया इक्वल्स टू एन आर टी हमें मिल गया था, है ना। अब क्या किया, जब आप नंबर ऑफ मोल्स एक मान रहे हो, एक मोल के बारे में बात कर रहे हो, तो स्मॉल एन जो है वो एक के बराबर हो गया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिल गई v प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू हमें आर टी मिल गया, है ना। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हमारी गैस समीकरण। इसे ही हम वॉन डेर वाल गैस समीकरण बोलते हैं। पहली ये भी और ये भी, ये एक मोल के लिए है और ये हमारे पास क्या है, वॉन डेर वाल गैस समीकरण। क्या है ये, p प्लस ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एनआरटी जो है हमारे पास, वो हमारी क्या है, वॉन डेर वाल गैस समीकरण हमारे पास हो गई। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि ए और जो बी कांस्टेंट है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहे हैं, तो इनकी कुछ यूनिट होती है। तो क्या होगी देखना, स्मॉल पी हमारे पास बराबर है ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर के, ठीक है। तो ए हमारे पास बराबर हो जाएगा पी वी स्क्वायर अपन एन स्क्वायर के। पी हमारे पास दाब है जिसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, वायुमंडलीय दाब, तो एटीएम होती है, ठीक है। और आयतन की यूनिट होती है हमारे पास लीटर स्क्वायर, तो लीटर स्क्वायर आयतन की यूनिट होती है लीटर या फिर ml, है ना, लेकिन ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो लीटर स्क्वायर अपन नंबर ऑफ मोल्स जो है उसकी यूनिट होती है मोल हमारे पास, ठीक है। तो मोल स्क्वायर हो गया। फाइनल हमें इसकी यूनिट मिल गई ए की, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल पावर में -2 हमको मिल गया है। तो ये हमारी ए की यूनिट हो गई। फिर अगर हम बी की यूनिट की बात करें तो बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है होता है आयतन संशोधन, है ना। ये हमारे पास है एन बी के बराबर होता है, तो वी हमारे पास बराबर हो गया एन बी के। हम बी का मान निकाल सकते हैं, वी बाय एन के बराबर होगा। वी हमारे पास आयतन है जिसकी यूनिट लीटर होती है, तो लीटर हो गया। एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल से हमने डिवाइड कर दिया, लीटर पर मोल हमारे पास हो गया। और लीटर जो होता है, एक लीटर जो आपको याद हो, आयतन की यूनिट को हम सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं या मीटर क्यूब भी बोलते हैं, तो मीटर क्यूब अपॉन मोल हमने ले लिया, तो मीटर क्यूब मोल इनवर्स हमारे पास क्या हो गई, बी की यूनिट हो गई। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। फॉर मोर रेफरेंस आप लोग बुक पढ़ सकते हो, बी आर पुरी शर्मा पठानिया, ए एस नेगी, एस सी आनंद, कुंदुवैत जैन, सुरेश आमेटा, आर सी खंडेलवाल, आर आमेटा, एन जे वर्दिया। थैंक यू सो मच।